नमस्कार। सोचिए किसी भी देश या बड़ी संस्था के लिए अपने पैसों का हिसाब किताब रखना कितना कितना जरूरी होता है। अरबों खरबों का लेन देन, योजनाएं, खर्चे, ये सब कहीं तो दर्ज होता होगा ना। हाँ। पर सवाल यह है कि ये हिसाब किस शक्ल में, मतलब किस फॉर्मेट में रखा जाता है। और ये नियम बनाता कौन है, सरकार या कोई और? आज हम इसी बुनियादी मगर बेहद अहम सवाल की तह तक जा रहे हैं, खासतौर पर भारत के संदर्भ में। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें भारतीय संविधान के एक खास अनुच्छेद आर्टिकल 150 की कहानी बताते हैं। हाँ, यही वो अनुच्छेद है जो तय करता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के खाते किस प्रारूप में रखे जाएंगे। तो आज की ये खोजबीन हमें आर्टिकल 150 के मौजूदा स्वरूप से लेकर इसके इतिहास, इसके ड्राफ्टिंग के दिनों और इसमें हुए बदलाव तक ले जाएगी। हम देखेंगे कि समय के साथ खातों का फॉर्मेट तय करने की जिम्मेदारी कैसे बदली है और इसका क्या मतलब है। हमारा मकसद है इस पूरी प्रक्रिया को, इसके पीछे की सोच को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। तो फिर शुरुआत करते हैं आज की स्थिति से। अभी भारत में सरकारी खातों का फॉर्मेट कौन और कैसे तय करता है? अब जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक संविधान का अनुच्छेद 150 क्या कहता है इस बारे में? बिल्कुल, मौजूदा व्यवस्था जैसा कि आर्टिकल 15 में बताया गया है वो ये कहती है कि संघ और राज्यों के खाते उस प्रारूप में रखे जाएंगे जैसा राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की सलाह पर निर्धारित करें। यहाँ दो प्रमुख किरदारों का जिक्र है, राष्ट्रपति जो कार्यपालिका के प्रमुख है और सीएजी जो देश की सर्वोच्च स्वतंत्र ऑडिट संस्था है। अच्छा, ये सलाह पर निर्धारित करने वाली बात थोड़ी दिलचस्प है। मतलब अंतिम निर्णय तो राष्ट्रपति का है, लेकिन उन्हें सीएजी से सलाह लेनी होगी। तो इस व्यवस्था में सीएजी की भूमिका कितनी अहम हो जाती है फिर? हाँ, बहुत अहम। देखिए, सीएजी का काम सिर्फ ऑडिट करना नहीं है, बल्कि उनके पास सरकारी लेखांकन और ऑडिटिंग की मतलब पूरी विशेषज्ञता होती है। उनकी सलाह ये सुनिश्चित करने में मदद करती है कि खातों का प्रारूप तर्कसंगत हो, उसमें देश भर में एकरूपता हो, वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के करीब हो, और सबसे जरूरी वो ऐसा हो जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े। तो राष्ट्रपति यानी कार्यकारी शक्ति और सीएजी यानी ऑडिट विशेषज्ञता दोनों मिलकर ये प्रारूप तय करते हैं। ये एक तरह से क्या कहते हैं, संतुलन साधने की कोशिश है। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हुई आज की बात, राष्ट्रपति तय करेंगे सीएजी की सलाह पर। लेकिन आपने कहा कि ये व्यवस्था हमेशा से ऐसी नहीं थी। स्रोत हमें इसके इतिहास में पीछे ले जाते हैं, संविधान बनने के दौर तक। 1948 का एक ड्राफ्ट अनुच्छेद 126 का जिक्र है। उस वक्त क्या सोचा गया था? तब ये जिम्मेदारी किसे दी जा रही थी? हाँ, ये जानना वाकई दिलचस्प है कि शुरुआत कहाँ से हुई। 1948 के ड्राफ्ट आर्टिकल 126 में जो प्रस्ताव था वो आज से काफी अलग था। उसके अनुसार भारत सरकार के खातों का प्रारूप तय करने का अधिकार भारत के महालेखा परीक्षक यानी ऑडिटर जनरल को दिया गया था, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पद का नाम महालेखा परीक्षक था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी नहीं, और शक्ति सीधे महालेखा परीक्षक के पास थी, बस राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए थी। अच्छा, तो तब महालेखा परीक्षक खुद प्रारूप तय करते थे, बस राष्ट्रपति से एक तरह से ओके करवाना होता था। और राज्यों के खातों के बारे में क्या उनके लिए भी यही व्यवस्था थी या कुछ अलग था? राज्यों के लिए प्रक्रिया थोड़ी अलग थी। हाँ, ड्राफ्ट कहता था कि महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही राज्यों को निर्देश दे सकते थे कि वे किस तरीके या किन सिद्धांतों के आधार पर अपने खाते रखें। यानी केंद्र के लिए प्रारूप निर्धारित करना और राज्यों के लिए सिद्धांत या तरीके निर्देशित करना, दोनों ही मामलों में राष्ट्रपति का अनुमोदन जरूरी था, पर पावर सेंटर वो महालेखा परीक्षक ही थे। ये दिखाता है कि शुरू में शायद ऑडिट प्रमुख को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग में ज्यादा सीधी भूमिका देने का विचार था। ये वाकई एक बड़ा अंतर है आज की व्यवस्था से। तो फिर जब 1950 में संविधान लागू हुआ, तब क्या यही ड्राफ्ट वाला प्रावधान अपना लिया गया या उसमें कुछ बदलाव हुए? अनुच्छेद 150 का पहला आधिकारिक रूप क्या था? जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो अनुच्छेद 150 ने ड्राफ्ट 126 की जगह ली और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव थे। 1950 के आर्टिकल 150 के अनुसार संघ और राज्यों दोनों के खाते उस प्रारूप में रखे जाएंगे जैसा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी राष्ट्रपति के अनुमोदन से निर्धारित करे। ओह अच्छा, तो यहाँ दो बड़े बदलाव दिख रहे हैं मुझे। पहला, महालेखा परीक्षक की जगह नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी आ गए,
और दूसरा, केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग प्रक्रिया की बजाय अब सीएजी ही दोनों के लिए प्रारूप निर्धारित करेंगे, बेशक राष्ट्रपति के अनुमोदन से। इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पदनाम का बदलना, ऑडिटर जनरल से सीएजी होना, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, बल्कि ये शायद संस्था की बढ़ती भूमिका और शक्तियों को भी दर्शाता था, खासकर वो वित्तीय नियंत्रण वाले पहलू को। और केंद्र राज्यों के लिए प्रक्रिया को एकीकृत करना, यानी अब सीएजी ही दोनों के लिए प्रारूप तय करेंगे, ये शायद देश भर में लेखांकन में ज्यादा मानकीकरण, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन लाने की कोशिश थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि शक्ति अभी भी सीएजी के पास ही थी। वे निर्धारित करते थे, राष्ट्रपति सिर्फ अनुमोदन देते थे। ये अनुमोदन शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि पहल सीएजी की तरफ से होती थी। हाँ, सही बात है। तो सफर कुछ ऐसा रहा। ड्राफ्ट में महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के अनुमोदन से, फिर 1950 में सीएजी राष्ट्रपति के अनुमोदन से। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी, जैसा कि अक्सर संवैधानिक प्रावधानों के साथ होता है। स्रोत बताते हैं कि 1970 के दशक में इस अनुच्छेद 150 में फिर से बड़ा बदलाव किया गया। क्या हुआ था तब? कुछ आइडिया? हाँ, ये इस कहानी का सबसे कह सकते हैं नाटकीय मोड़ है। 1950 वाला अनुच्छेद 150 लगभग 2.5 दशक तक चला। फिर आया आपातकाल का दौर और 1976 में संविधान का 42वां संशोधन। इस संशोधन ने अनुच्छेद 150 को पूरी तरह से बदल दिया, मतलब रिप्लेस ही कर दिया। और फिर उसके ठीक 2 साल बाद 1978 में 44वें संशोधन ने इस बदले हुए अनुच्छेद में एक और छोटा सा संशोधन किया, मॉडिफाई किया। इन 2 संशोधनों का मिला जुला नतीजा ही वो मौजूदा व्यवस्था है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। अच्छा, तो वो नतीजा क्या था? 1976 और 1978 के संशोधनों के बाद अंतिम स्वरूप क्या बना जो आज भी लागू है? अंतिम स्वरूप वही है कि संघ और राज्यों के खाते उस प्रारूप में रखे जाएंगे जैसा राष्ट्रपति सीएजी की सलाह पर निर्धारित करें, ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएजी। अब देखिए ये कितना बड़ा बदलाव है। शक्ति का केंद्र पूरी तरह से पलट गया। पहले सीएजी निर्धारित करते थे और राष्ट्रपति अनुमोदन देते थे। अब राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं और सीएजी सिर्फ सलाह देते हैं। अनुमोदन से सलाह पर यह सुनने में भले ही छोटा सा लगे, लेकिन कानूनी और संवैधानिक नजरिए से तो यह जमीन आसमान का फर्क है। अनुमोदन का मतलब था कि सीएजी की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता था। राष्ट्रपति बस हाँ या ना कह सकते थे, है ना? लेकिन सलाह तो सैद्धांतिक रूप से बाध्यकारी नहीं होती, हालांकि संवैधानिक परंपराओं में इसकी अहमियत होती है। इस बदलाव का क्या मतलब हो सकता है? स्रोत इसके कारण बताते हैं क्या? क्यों किया गया ये? स्रोत उस बदलाव के पीछे के कारण या मंशा पर एक्चुअली रोशनी नहीं डालते, जो अपने आप में दिलचस्प है, लेकिन हम इसके नतीजों से अंदाजा लगा सकते हैं। अनुमोदन से सलाह पर जाने का सीधा मतलब है कि प्रारूप तय करने की अंतिम शक्ति कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति और व्यवहार में सरकार के हाथ में आ गई, जबकि ऑडिट प्रमुख सीएजी की भूमिका सलाहकार की रह गई। ये कार्यपालिका और ऑडिट संस्था के बीच शक्ति संतुलन में एक बहुत बड़ा बदलाव था। शायद इसके पीछे प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने या कार्यपालिका को वित्तीय प्रबंधन में ज्यादा सीधा नियंत्रण देने का विचार रहा हो। कारण जो भी हो, नतीजा ये हुआ कि जो शक्ति पहले सीएजी के पास थी वो अब राष्ट्रपति के पास चली गई, भले ही सीएजी की सलाह लेना जरूरी है। ये बदलाव भारत में वित्तीय प्रशासन की रूपरेखा तय करने में कार्यपालिका की भूमिका को मजबूत करता दिखता है, निश्चित रूप से। स्रोतों से सामने आती है वो थोड़ी हैरान करती है। जब ये मूल ड्राफ्ट अनुच्छेद 126, जिसने महालेखा परीक्षक को शक्ति दी थी, 30 मई 1949 को संविधान सभा में बहस के लिए आया, तो उस पर कितनी चर्चा हुई? क्या हुआ था? यही तो सबसे चौंकाने वाली जानकारी है। स्रोतों के अनुसार उस दिन ड्राफ्ट अनुच्छेद 126 पर संविधान सभा में कोई बहस ही नहीं हुई। इसे पेश किया गया और बिना किसी चर्चा के उसी दिन स्वीकार कर लिया गया और सभा ने इसे अपना लिया। क्या कोई बहस नहीं? एक ऐसा प्रावधान जो तय कर रहा था कि देश का हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा, उस पर कोई चर्चा नहीं? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? इसका क्या मतलब हो सकता है? अजीब तो लगता है, हाँ, खासकर जब हम देखते हैं कि बाद में इसमें इतने महत्वपूर्ण बदलाव हुए। बहस न होने के कई कारण हो सकते हैं। एक, हो सकता है कि उस समय संविधान सभा के सदस्यों के बीच इस बात पर आम सहमति हो कि महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही ये काम करें,
शायद इसे ज्यादा विवादास्पद न माना गया हो। 2, ये भी संभव है कि उस समय सभा के सामने आप सोचिए बंटवारे के बाद के हालात, रियासतों का विलय, नागरिकता जैसे कई और बेहद ज्वलंत और भावनात्मक मुद्दे थे। हाँ, बिल्कुल, बहुत कुछ चल रहा था। तो उनके सामने खातों के प्रारूप जैसे विषय को शायद एक तकनीकी या प्रक्रियात्मक मामला मान लिया गया हो, जिस पर ज्यादा समय लगाने की जरूरत न समझी गई हो। या तीसरा, शायद उस वक्त इसके दूरगामी प्रभावों या शक्ति संतुलन वाले पहलू पर उतना ध्यान ही ना गया हो। वजह जो भी रही हो, ये तथ्य कि इस पर बहस नहीं हुई और बाद में इसमें इतने बड़े बदलाव करने पड़े, ये जरूर सोचने पर मजबूर करता है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को समेटें, खातों का प्रारूप तय करने की शक्ति का यह सफर कैसा रहा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप? बिल्कुल, संक्षेप में देखें तो ये सफर 3 मुख्य चरणों में बटा है। 1. ड्राफ्ट स्टेज 1948। महालेखा परीक्षक प्रारूप निर्धारित करते हैं केंद्र के लिए या सिद्धांत निर्देशित करते हैं राज्यों के लिए। राष्ट्रपति के अनुमोदन से पावर सेंटर ऑडिट प्रमुख। 2. संविधान लागू होने पर 1950 सीएजी प्रारूप निर्धारित करते हैं संघ और राज्यों दोनों के लिए, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। शक्ति अभी भी सीएजी के पास है, प्रक्रिया एकीकृत हो गई। 3. संशोधनों के बाद 1976-78 से अब तक राष्ट्रपति प्रारूप निर्धारित करते हैं सीएजी की सलाह पर। शक्ति कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति के पास आ गई, सीएजी की भूमिका सलाहकार की हो गई। अच्छा, तो मूल सिद्धांत के खातों का एक मानक प्रारूप होना चाहिए और इसमें कार्यकारी और ऑडिट दोनों की भूमिका हो, वो बना रहा। लेकिन शक्ति का पलड़ा समय के साथ सीएजी से राष्ट्रपति की ओर झुक गया। बिल्कुल, और ये बदलाव दिखाता है कि संवैधानिक प्रावधान पत्थर की लकीर नहीं होते, वे समय, जरूरतों और शायद राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से विकसित होते रहते हैं। शक्ति संतुलन बदलता रहता है, लेकिन इन सब के पीछे का मूल मकसद कम से कम कागज पर यही है कि सार्वजनिक धन का हिसाब किताब एक व्यवस्थित, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से रखा जाए। एक समान प्रारूप होने से ऑडिट करना आसान होता है, सरकारों के वित्तीय प्रदर्शन की तुलना करना संभव होता है और अंततः ये जनता के प्रति सरकार की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करता है। हाँ, इस तरह से देखें तो ये जो तकनीकी साथ दिखने वाला अनुच्छेद 150 है, ये असल में शासन यानी गवर्नेंस और वित्तीय निगरानी, फाइनेंशियल ओवरसाइट की कहानी कहता है। ये बताता है कि कैसे इन मूलभूत प्रक्रियाओं को संवैधानिक ढांचे में जगह दी जाती है और कैसे वे समय के साथ बदल सकती हैं। ये सब आखिर में पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा मामला है। तो ये थी अनुच्छेद 150 की कहानी, कैसे तय होता है कि भारत सरकार और राज्य सरकारें अपना हिसाब किताब किस फॉर्मेट में रखेंगी। वाकई एक छोटे से अनुच्छेद के पीछे इतना इतिहास और शक्ति संतुलन का इतना बड़ा खेल छिपा हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं जो इसी इतिहास से जुड़ा है। हमने देखा कि शक्ति सीएजी, जो राष्ट्रपति के अनुमोदन से निर्धारित करते थे, से हटकर राष्ट्रपति, जो सीएजी की सलाह पर निर्धारित करते हैं, पर आ गई। आज की तारीख में ये बदलाव वित्तीय जवाबदेही की भाषा तय करने में देश के सर्वोच्च ऑडिट संस्था सीएजी बनाम कार्यपालिका सरकार की भूमिका और प्रभाव के बारे में क्या संकेत देता है? क्या व्यवहार में सलाह का वजन उतना ही होता है जितना पहले अनुमोदन के साथ निर्धारण का था, या क्या कार्यपालिका के लिए अब सीएजी की सलाह को नजरअंदाज करना ज्यादा आसान हो गया है, भले ही संवैधानिक परंपराएं इसे अहमियत देती हों? इस पर विचार करने से शायद हमें वित्तीय प्रशासन और संवैधानिक शक्तियों के वास्तविक संतुलन की कुछ और परतें नजर आएं। बिल्कुल, इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।